साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 67वीं अर्थात 67 बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज के दिन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, यह प्रैक्टिस सेट जो है प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर के संस्करण में ये प्रकाशित की गई है, जिसमें 100 प्रश्न जीएस के आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र होता है उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 150 प्रश्न होते हैं और यहाँ पे केवल 100 प्रश्न दिए गए। और यहाँ पे केवल विकल्प में 4 ही विकल्प दिए गए हैं, जबकि जो बीपीएससी की पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें 5वां विकल्प भी होता है, ई ऑप्शन भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। जैसे पहला है, बिहार के किस जनपद की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती? तो जहाँ भी ऐसे मैप वाले क्वेश्चन है, एक बार इसको आपको मैप उठा करके देख लेना चाहिए। तो इसमें आपका जो भागलपुर है ये पश्चिम बंगाल से सटी हुई नहीं है, जबकि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सटे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है आपका शिवहर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बिहार में महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तिकरण का अंग नहीं है? तो इसमें जो दादी की पंचायत है, दादी की पंचायत, ये इसके तहत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं 3, जैसे दीदी की रसोई, तो दीदी की रसोई जो है यह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों द्वारा बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया तथा वैशाली जनपदों के सदर अस्पतालों में चलाई जा रही समुदाय या सामुदायिक रसोई है। और वहीं जो दूसरा है सरस मेला, 2 से 11 सितंबर 2016 को ज्ञान भवन पटना में जीविका द्वारा कारीगरों, दस्तकारों तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों द्वारा लगाया गया मेला सरस था। जबकि तीसरा डी ऑप्शन में जो है मीना मंच 20 बालिकाओं का समूह है जो ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करता है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों तथा दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो देखिए, 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। कौन सी? पहला है आपका मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना और दूसरा है कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में 2 सूचियां दी गई, जनपद और उनके संदर्भ में लिंगानुपात। तो कौन सा उत्तर सही है, इसको चुनना है। तो गोपालगंज का जो है वो कितना है लिंगानुपात? ये है आपका 1021, 3 से मैच करा दीजिए। और कटिहार का कितना है? 966 है। सीवान का 988 है और पूर्णिया का 968 है। इस प्रकार से बी ऑप्शन 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 है कि बिहार के 2018 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, शिशु मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, सही है। कुल प्रजनन दर 3.2 है। तीसरा, मातृत्व मृत्यु अनुपात 2016-18 में कितना रहा? 149 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे। वहीं जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि दर कितनी है? 20.3 है। तो यहाँ पे चारों ही कथन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 20 वाला के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के 22.9% बच्चे दुबले अर्थात उनकी ऊंचाई के मुकाबले कम भार दुबले हैं, जो उनके तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, 2015-16 से 2019-20 के बीच बिहार राज्य में दुबलापन में 2.1% की वृद्धि हुई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक जोनों में औसत वार्षिक वर्षा के दृष्टि से नीचे दिया गया कौन सा क्रम सही है? तो 3 भौगोलिक जोन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम जोन, दूसरा 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन और तीसरा 17 जिलों वाला दक्षिण जोन। तो इसमें यदि क्रम देखेंगे, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन आता है और तीसरे पर 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन आता है। इस प्रकार से 8 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मामले में 2020-21 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जनपद में हुई? तो बिहार के किशनगंज जनपद में हुई। कहाँ पे? बिहार के किशनगंज जनपद में हुई दक्षिण पश्चिम मानसून से। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पे सुपौल है, फिर
पूर्वी चंपारण है जो अगला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एक सेकेंड, पूर्वी चंपारण फिर पश्चिमी चंपारण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। दो कथन दिए गए। पहला, वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 1.2% योगदान है। बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में वानिकी एवं सिल्ली के उत्पादन में 2015-16 से 2019-20 के बीच 6.9% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिर कीमतों 2011-12 पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में कितना था? तो ये कितना था? 34,413 रुपया था। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते क्रम में बिहार के जनपदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो देखिए, इसमें आपका समस्तीपुर, फिर उससे अधिक नगरीकरण आपका मधुबनी, फिर उससे अधिक कैमूर और फिर उससे अधिक शिवहर है। तो ये क्रम होगा। 2011 की जनगणना के संदर्भ में दो सूचियां दी गई, जनपद और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात का। तो इन पर विचार करना कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात एक होता है, एक 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, ये अलग होता है, शिशु लिंगानुपात। तो इसमें आप देखेंगे तो कटिहार का 961 है, कटिहार का 961 है, किशनगंज का 971 है, गया का 960 है और मुजफ्फरपुर का 915 है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है, बिहार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2013-14 में 23.4% से कम होकर के 2019-20 में 19.5% था। यह सही बात है। दूसरा देखते हैं, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2013-14 में 19.3% से बढ़ करके 2019-20 में 20.3% हो गया। ये सही बात है। तीसरा, सी ऑप्शन, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2013-14 में 57.3% से बढ़ करके 2019-20 में 60.2% हो गया। ये भी सही है। डी ऑप्शन, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसलों का हिस्सा 2013-14 में 14.2% से कम होकर के 2019-20 में 8.2% के स्तर पर आ गया। तो 8.2% के स्तर पर नहीं, बल्कि ये 9.7% के स्तर पर आ गया, 9.7, इसलिए गलत है। आगे चलते हैं। बिहार के किस जनपद का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 में सर्वाधिक था? तो ये किसका था? पटना का था। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन तथा कारण पर विचार कीजिए। अभिकथन है, ग्रामीण बिहार की जनसंख्या में निर्भरता अनुपात 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसत 49.5% से 11.6% अधिक है। बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में प्रजनन दर 3.2 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2 है। तो दोनों ही कथन सही हैं और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो खपत कितनी थी? 332 किलोवाट आवर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में से संबंधित है यह। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत थी? तो ये आपकी कितनी थी? 32.9%। 32.9%। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड, बिहार के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला, स्थिर कीमतों अर्थात 2011-12 पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में रही वृद्धि के 2 गुना से भी अधिक थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों की वृद्धि दरों के बीच समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दरों से अधिक अंतर है। तो ये भी आपका सही है। वहीं वर्ष 2014-15 को छोड़ करके 2012-13 और 2019-20 के बीच बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से नीचे नहीं रही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो हैं आपके सही हैं। डी ऑप्शन, बिहार राज्य का वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट विधानसभा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो तारा किशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये 7 लक्ष्य कौन थे? पहला, आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा, हर घर बिजली। चौथा, हर घर नल का जल।
5वां घर तक पक्की गली नलियाँ, 6ठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और 7वां है अवसर बढ़े आगे पढ़े। आगे चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 योजना 2020 से 2025 की अवधि के लिए घोषित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य घोषित किया गया है? तो देखिए, इसके तहत 7 लक्ष्य हैं। इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति सही है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी सही है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये भी सही है, सुलभ संपर्कता ये भी सही है। तो चारों सही है। तो ये 4 तो है ही है, इसके अतिरिक्त 3 और जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आपका हर घर हर खेत तक सिंचाई का पानी ये है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शहर विकसित शहर और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये कुल 7 हैं आपके। आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में बिहार में कौन सी योजना घोषित नहीं की गई है? तो पहला, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया जाना, ये घोषित किया गया है। दूसरा, बी ऑप्शन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, ये घोषित नहीं किया गया है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि सी ऑप्शन, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदा गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण, ये किया गया है इसमें प्रावधान। अगला, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थलों का निर्माण, ये इसकी भी व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की गई है? तो बाल हृदय योजना बिल्कुल है। पशु विज्ञान विद्यालय के अंतर्गत गौवंश विकास संस्थान की स्थापना, ये भी है। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डेटाबेस संधारित करना, ये भी है। तीनों के तीनों अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालक्रम से सुमेलित कीजिए। बटलर समिति का गठन, देखिए बटलर समिति का गठन जो है आपका होता है कब? 1927 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब होती है? 1925 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 1928 में। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होगी, फिर आपका बटलर समिति का गठन होगा और सबसे लास्ट में साइमन कमीशन का भारत आगमन होगा। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ वायसराय के नाम तथा उनके द्वारा संपादित कार्यों को दर्शाया गया है। किस वायसराय के आगे उसके द्वारा संपादित कार्यों को गलत ढंग से उद्धृत किया गया है? ए ऑप्शन देखिए, कार्नवालिस स्थायी भूमि बंदोबस्त सही है। रिपन लोक निर्माण विभाग की स्थापना नहीं, लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय में होती, ना कि रिपन के समय में, इसलिए बी वाला सही नहीं है। करजन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण कानून लाता है और डी मिंटो के समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था होती है। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में जांच कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो टी बिकेडेन के अध्यक्षता में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही कालक्रम को सूचित करता है? कश्मीर के राजा द्वारा भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1947 को की गई। दूसरा, जूनागढ़ का भारत में विलय कब होता है? तो जूनागढ़ का भारत में विलय 20 जनवरी 1948 को होता है। हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कब होता है? 22 सितंबर 1948 को। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु कब होती है? 11 सितंबर 1948 को। तो क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कश्मीर के राजा द्वारा भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा होगी, फिर जूनागढ़ का भारत में विलय होगा, फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु होगी और फिर हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण होगा। इसलिए 1 2 4 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? पहला देखिए, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के पश्चात राजा खां को बिहार का दीवान नियुक्त किया, तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो राजा खां को बिहार का नहीं बल्कि बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द्वैध शासन के तहत उपनाजिम के पद पर सिताब राय को नियुक्त किया गया। सिताब राय को जो है पश्चिम बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। एक सेकंड, दोबारा से करेक्शन करते हैं। राजा खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था और सिताब राय को जो है बिहार का नियुक्त किया गया था। तीसरा देखते हैं, द्वितीय मैसूर युद्ध में पोर्टोनोवा की लड़ाई में हैदर अली ने सर आयरकूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया नहीं, इससे आयरकूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से पराजित हुआ था, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। चौथा, मंगलोर की संधि द्वितीय मैसूर युद्ध का परिणाम था, ये सही है। तो यहां पर देखिए पहला दूसरा तीसरा आपका गलत है, इससे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। पेशवा का संबंध जो है आपका बेशिन की संधि से था,
बशीन की संधि या बेसिन की संधि। तो देखिए बशीन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को पूना की लड़ाई के बाद हस्ताक्षरित एक संधि थी। वहीं राजापुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि किससे होती है? तो ये होलकर से होती है। किससे होती है? होलकर से होती है। और यह संधि कब होती है? 24 सितंबर 1805 ईस्वी को यशवंतराव होलकर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। और वहीं देवगांव की संधि, देवगांव की संधि जो है वो भोसले से होती है। तो ये देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले एवं कंपनी के बीच यह संधि होती है। जबकि सुरजी अर्जुन गांव संधि जो है वो किसके साथ होगी? सिंधिया के साथ होगी। और कब होती है? 30 दिसंबर 1803 को। इस प्रकार से 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं था? अशफाक उल्ला खां इससे संबंधित नहीं थे। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर लटका दिया गया। आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के काल में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों की सूची में कौन सा कूट क्रमबद्ध है? देखिए तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर बघाट, फिर नागपुर लास्ट में, इसमें चारों में आएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो पहले सूचियों को देख लें। विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता। तो खासी विद्रोह जो है वो आपका किसके? तीरथ सिंह के नेतृत्व में होता है। 3 से मिला दीजिए। गोंड विद्रोह जो है आपका किसके साथ होता है? राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में। 4 से मिला दीजिए। खेड़वाड़ विद्रोह जो है ये भगीरथ के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह सीधू और कान्हू के नेतृत्व में। तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 के विप्लव के प्रसार का सही कालानुक्रम वाला कूट कौन सा होगा? तो देखिए इसका प्रसार कहाँ से होता है? इसका प्रसार जो है आपका मेरठ, फिर मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ और फिर कानपुर। तो 4 1 2 3 सी ऑप्शन। 1857 ईस्वी के विप्लव का केंद्र तथा वहां उसके नेतृत्वकर्ता के नाम अव्यवस्थित क्रम में 2 सूचियों में दिए गए। दोनों सूचियों को सुमिलित कीजिए। तो देखिए बरेली में किसने नेतृत्व किया? तो बरेली में नाना साहब, कानपुर में सुरेंद्र शाही, संभलपुर में खान बहादुर खां और हरियाणा में राव तुला राम। इस प्रकार से 3 1 2 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के पीछे किस कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? पहला, आंदोलन को सभी वर्गों तथा क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। बिल्कुल ये कारण था। विद्रोह के लिए ठोस केंद्रीय नेतृत्व तथा योजना का अभाव, यह भी था कारण। ब्रिटिश सैनिकों का श्रेष्ठ नस्ल का होना, ये कोई कारण नहीं था। सी ऑप्शन। वहीं डी, देशी रियासतों द्वारा ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, यह भी एक कारण था। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। इसको हमको सुमेलित करना है। 1 सेकेंड, पूरा प्रश्न आप यहां पे देख लीजिए। ये कि किसने क्या चीज कही थी। 1 सेकेंड। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम और टेलर ने बताया। जबकि बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा? तो होम्स ने कहा। सैनिक असैनिक विद्रोह का संयोग जो है शशि भूषण चौधरी ने कहा। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध रीज ने कहा। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अलग अलग लोगों द्वारा उसको क्या कहा गया उसके संदर्भ में है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह 1 2 4 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा वायसराय था जिसका साहित्यिक ज्ञान अत्यंत समृद्ध था, यद्यपि वह घनघोर साम्राज्यवादी था तथा साहित्यिक जगत में ओबेन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। तो लॉर्ड लिटन कौन था? लॉर्ड लिटन था। आगे चलते हैं। द्वितीय अफगान युद्ध के समय भारत का कौन वायसराय था? तो द्वितीय अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन प्रथम था। बी ऑप्शन।
देखिए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता कब? 1878 से लेकर 1880 के मध्य में। यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम, जिसका शासनकाल 1876 से 1880 था, के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इस दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेजों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगला है बंगाल के लिए सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ब्रिटिश शासन में भारत पूंजीवादी ब्रिटेन के समान था नहीं। भारत के उपनिवेश बनने से पहले भारतीय कृषि में कुछ पूंजीवादी तत्व विद्यमान थे, सही है। उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाएं सभी उपनिवेशों में साथ साथ एक ही समय में विकसित हुई, ये सही है। एक सेकेंड, इसमें पहला जो है ब्रिटिश शासन भारत पूंजीवादी ब्रिटेन के समान था, ये सही नहीं है। दूसरा, भारत के उपनिवेश बनने से पहले भारतीय कृषि में कुछ पूंजीवादी तत्व विद्यमान थे, ये कथन सही है, ठीक है। तीसरा, हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तीसरा, उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाएं सभी उपनिवेशों में साथ साथ एक ही समय विकसित हुई, ये आपका कथन गलत है। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की उन्नति के लिए ब्रिटिश सरकार अपने साधनों का प्रयोजन ही करना चाहती थी, ये सही है। तो पहला और तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, संगठन है और किस सन में उनका गठन किया गया, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एक सेकेंड, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1838 में। बंगाल इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। वहीं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, और डेक्कन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है वो 1852 में होती है। कब होती है? 1852 में होती है। इस प्रकार से आप पहले यहाँ विकल्प देखिए, तो विकल्प में कौन सही हो जाएगा? आपका 2341 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ईस्वी ने कंपनी अधिकृत भारतीय भूभागों के नागरिक सैन्य एवं वित्तीय मामलों को चलाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया। तो यह कथन तो आपका सही है। दूसरा कथन देखते हैं, नहीं, कथन कारण में दो कथन दिए गए हैं। दूसरा कथन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार भारतीय उपनिवेश के भूभागों के प्रशासन का नियंत्रण संसद की एक प्रतिनिधि सभा को दिया जाना था, जबकि वाणिज्य पर कंपनी का ही अधिकार बना रहना था। तो इसमें देखिए, इसमें आपका पहला कथन तो सही है, परंतु दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहां पर हो जाएगा। 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार कर उसकी संख्या को बढ़ा दिया। निम्नांकित में से कौन सा समूह सदस्यों की प्रारंभिक तथा विस्तारित संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है, पहले 6 था, फिर बढ़ा करके इसको 12 कर दिया गया। आगे चलते हैं, सैनिक विद्रोह को आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। यह कथन किसका है? तो पर्सिवल स्पीयर का कथन है। किसका? पर्सिवल स्पीयर का कथन यह है। आगे चलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सर्वव्यापक असंतोष तथा विभिन्न क्षेत्रों में इस विरोधी भावना की तीव्रता में स्पष्ट अंतर महसूस किया जा सकता है। इस अंतर का क्या मुख्य कारण हो सकता है? विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थानीय जनता के साथ व्यवहार में अंतर, ये भी हो सकता है, परंतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प देखना है। लोगों की प्रगति की स्थिति में अंतर कारण, भू राजस्व प्रशासन के स्वरूप में अंतर, डी ऑप्शन देखते हैं। एक सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों की जनता के मध्य साम्राज्यवादी भावना को महसूस करने में अंतर होना, ये आपका सही विकल्प है। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नांकित तथ्यों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं? 1815 में। शब्द कौमुदी का प्रकाशन कब करते हैं? 1821 में। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब होता है? अप्रैल 1822 ईस्वी में। तो 1 2 3 आपका ये क्रम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, ना कि गोपाल हर देशमुख ने। लोक हितवादी गोपाल हर देशमुख, देव समाज राधा कुमुद अग्निहोत्री ये नहीं थे, बल्कि शिवनारायण अग्निहोत्री थे। राधा स्वामी आंदोलन से संबंधित कौन थे? तुलसीराम, ये सही है। निम्नांकित में से किसका संबंध रहनुमाई मजदायाशान सभा से नहीं रहा है? तो देखिए, रहनुमाई मजदायाशान सभा की स्थापना नरोजी फुरुदान जी
दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बंबई में की गई थी। यह सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित थी। तो इसमें कौन नहीं थे? फिरोज शाह मेहता और हृदयनाथ कुंजरू। तो डी ऑप्शन 4, 5, जबकि ऊपर की जो 3 है 1, 2, 3 ये हैं, इससे इनका संबंध था। आगे चलते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो 11 वर्ष 5 दिन पद पर रहे? तो श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो 1970 में सोशलिस्ट पार्टी तथा 1977 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री बने? तो ये कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जननायक उपनाम से भी जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। बिहार की वह पहली महिला मुख्यमंत्री जो 3 बार पद पर रही? राबड़ी देवी। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। बिहार के मुख्यमंत्री रहे किस व्यक्ति को सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग को आरक्षण देने के लिए मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में गठित आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो विदेश्वरी प्रसाद मंडल को। बिहार में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो 2 सदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार के कौन से बहुचर्चित मुख्यमंत्री चारा घोटाले के आरोपी रहे? तो लालू प्रसाद यादव। बिहार का भौगोलिक विभाजन करके किस नए राज्य का निर्माण 2000 में किया गया था? सन 2000 में? तो झारखंड का। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कुल 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 300 सदस्य। कितने हैं? एक सेकंड, नहीं 243 है, 300 नहीं, 243, 243 है। बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सदस्य संख्या है? तो ये सदस्य संख्या कितनी है? 75 है। बिहार से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो कुल 16 हो सकते हैं राज्यसभा में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है बिहार लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में है। स्वतंत्र भारत में बिहार के कौन पहले राज्यपाल 1947 से 48 में बने? तो जयराम दास दौलतराम। बिहार के राज्यपाल रहे किस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद भी संभाला था? तो जाकिर हुसैन ने। किसने? जाकिर हुसैन ने। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल 2015-17 के बीच रहे हैं? तो बिहार के। राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा कौन सा व्यक्ति बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं? तो जगन्नाथ पहाड़िया। कौन रहे हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। वह व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और बिहार का राज्यपाल भी रहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और बिहार का राज्यपाल भी रहा, वो कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी रेखा मनहरलाल दोषित। पटना उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इंदु प्रभा सिंह थी। पटना उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे लक्ष्मीकांत झा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, एक सेकंड। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब होती है? 1916 में होती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं? तो ये राष्ट्रीय जनता दल के। किसके हैं? राष्ट्रीय जनता दल के। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए, और हमें सही वाक्य बताना कौन सही है। तो देश का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 1,70,541 वर्ग किलोमीटर, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है, ये भी सही है। तीसरा, असम और त्रिपुरा को छोड़ करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में वनावरण में कमी देखी गई, ये भी सही है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा या से वाक्य सही है? तो सभी के सभी वाक्य यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी अंटार्कटिका से बेडल सागर में एक विशाल हिमखंड टूट गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बन गया। बर्फ के विशाल भाग को अब आधिकारिक तौर पर जाना जाता है किस नाम से? A76 नाम से जाना जाता है। A76 यह जो है अंटार्कटिका के ए सेक्टर में टूटा है और इसका आकार कितना है? 4,300 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
पूर्ण स्थान, धरातल प्रवाह स्थान जिसका निर्धारण अक्षांश व देशांतर निर्देशांक द्वारा निर्धारित होता है, सही है। जलवृत्त क्या होता है? तो भूमिगत जलकूप जहां जलयुक्त शैल पर्त से जल रिस कर जमा होता है, जलवृत्त कहलाता है। द्वीप समूह क्या होते हैं? एक समान विशेषता वाले द्वीपों का समूह जो माला के रूप में आबद्ध हो, से द्वीप समूह कहते हैं। प्रवाल वलय, प्रवालों से निर्मित वह भित्ति जो घोड़े के नाल के समान या मुद्रिका के जैसी हो, जिसका विकास जो है किसी पिंड के चारों ओर होता है तथा अंदर लैगून पाया जाता है, तो ये कथन आपका सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, बी ऑप्शन। शियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो श्वेस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो श्वेस के द्वारा किया गया। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर साझा करते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किसका होता है? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। दमन और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो तियन शाओन का। किसका है? तियन शाओन का। ग्लोबल नाइट्रोजन फुटप्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर वाक्यों पर विचार कीजिए। पहली बार वैश्विक नाइट्रोजन फुटप्रिंट की मैपिंग की गई जिसमें 188 देश शामिल हैं, सही है। यह पाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और ब्राजील दुनिया के 46% नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं। जर्मनी उन कुछ धनी देशों में से एक है जो नाइट्रोजन का शुद्ध निर्यातक है, ये वाला कथन सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा है? पहला और दूसरा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन आरडीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें बड़े पैमाने पर नगर पालिका के कचरे के दहनशील घटक होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही है। तीसरा, यह कोई ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करता, यह कथन आपका गलत है। तो केवल पहला और दूसरा ही आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हवाई यातायात उद्योग में किया जाता है। तो ये कोड शेयर समझौता दो अथवा दो से अधिक एयरलाइन कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वह कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो हाइड्रोस्फीयर में। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, 5 से 16 जून 1972 तक। और इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट या स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया? तो इसका स्लोगन था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ये इसका स्लोगन था। और कब मनाया गया था? 1974 में, 1974 में। आगे चलते हैं। बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? आगे चलते हैं, इससे पहले कथन देख लेते हैं। बायोगैस के उत्पादन की प्रक्रिया को अवायवीय पाचन के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अवायवीय पाचन अपशिष्ट से ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। आगे चलते हैं। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। 96 पे, निम्नलिखित में किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत को कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत को। इसमें 8 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अगला है,
तिपाई मुख्य बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो यह भारत और म्यांमार के बीच इस पर विवाद है। यह बांध मणिपुर में बराक नदी पर स्थित है। इसे 1983 में कमीशन किया गया था। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन है। आगे चलते हैं। पूर्वी भारत के डेल्टा सिकुड़ रहे हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारी मात्रा में तलछट जमा हो रही इस वजह से, भूजल खनन, बड़े बांधों का निर्माण। तो इसमें भारी मात्रा में तलछट जमा हो रही है, ये इसका कारण नहीं है, जबकि भूजल खनन और बड़े बांधों का निर्माण दूसरा तीसरा कारण है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक चीज यहां ध्यान रखिए, तलछट की कमी के कारण डेल्टा सिकुड़ते नहीं है, सिकुड़ते हैं ना कि भारी मात्रा में तलछट के कारण। जब तलछट की मात्रा ज्यादा होगी तो डेल्टा क्या होगा, वो विस्तारित होगा, ना कि सिकुड़ेगा। आगे चलते हैं। चूना प्रदेश या क्रस्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो इसे घोल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल रंध्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका त्रिपुरा में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।